यह कहानी एक अधेड़ उम्र के आदमी लेम्युएल गुलिवर की है, जो न्यूयॉर्क के अपने गंदे से अपार्टमेंट में उठता है और रोज की तरह सुबह की दिनचर्या शुरू करता है। वो अपने सुपर हीरो खिलौनों से बातें करता है और नहाते समय डांस करता है, जिससे उसकी मजाकिया और मासूमियत भरी आदतें नजर आती है। गुलिवर एक न्यूयॉर्क की अखबार कंपनी के मेल रूम डाक विभाग में काम करता है। उस दिन उसकी मुलाकात एक नए कर्मचारी डैन से होती है, जो जल्दी ही उसका दोस्त बन जाता है। गुलिवर डैन का मेलिंग डिपार्टमेंट में बॉस होता है। जब दोनों मिलकर मेल डिलीवर कर रहे होते हैं तो गुलिवर की नजर डार्सी सिल्वरमैन पर पड़ती है, एक पत्रकार जिस पर गुलिवर सालों से दिल हार बैठा है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसे बता सके। उसी दिन डैन एक नोटिस दिखाता है कि उसे पहले ही दिन मेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया है। गुलिवर पिछले 10 सालों से वही काम कर रहा है, लेकिन कोई उसकी इज्जत नहीं करता। डैन कहता है कि गुलिवर को बोलने से डर लगता है और इस डर की वजह से वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा। गुलिवर दुखी होकर ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि डार्सी देर तक ऑफिस में काम कर रही है। हिम्मत जुटाकर वो उसके कैबिन की तरफ बढ़ता है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। उल्टा वो उसकी टेबल से एक कागज उठाकर बाहर आ जाता है। डार्सी पूछती है कि क्या वो ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है। घबराया हुआ गुलिवर हाँ कर देता है और उसे अगले दिन तक एक ट्रैवल ब्लॉग देना होता है। घर जाकर वो इंटरनेट से कई आर्टिकल कॉपी पेस्ट करता है और अगली सुबह डार्सी को दे देता है। डार्सी उसकी लिखावट से प्रभावित होती है और उसे एक असली असाइनमेंट देती है, बरमूडा ट्रायंगल जाकर वहाँ के रहस्यों पर आर्टिकल लिखने का। गुलिवर मान जाता है ताकि डार्सी को इम्प्रेस कर सके। अगली ही सुबह वो बरमूडा पहुँचता है, जहाँ एक आदमी उसे बोट तक छोड़ता है। बोट ऑटोमेटिक होती है, इसलिए सफर आसान होता है। गुलिवर अकेले ही बरमूडा ट्रायंगल की ओर रवाना हो जाता है। शुरू में वो हाउ टू बिल्ड ए रोबोट जैसी मैगजीन्स पढ़ता है और कोक पीता है, फिर सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें तब खुलती है जब एक विशाल लहर सामने आती है। समुद्री तूफान आ जाता है और गुलिवर जल्दी से लाइफ जैकेट पहन लेता है। तभी वो देखता है कि एक बड़ा सा समुद्री बवंडर उसकी ओर आ रहा है। बोट बवंडर में खिंच जाती है और गुलिवर उसके अंदर समा जाता है। स्क्रीन काली हो जाती है। जब गुलिवर की आँख खुलती है तो वो हिल भी नहीं पा रहा होता। वो नीचे देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके सीने पर कई छोटे छोटे लोग खड़े होते हैं। उनके नेता कमांडर एडवर्ड एडवर्डिन खुद को लिलिपुट देश का कमांडर बताते हैं। कैमरा जूम आउट होता है और गुलिवर के चारों तरफ सैकड़ों छोटे लोग नजर आते हैं। उसे रस्सियों और लकड़ियों से जमीन से बांधा गया होता है। एडवर्ड उसे जानवर कहता है। गुलिवर डर के मारे चिल्लाता है और आसानी से बंधनों से छूट जाता है। उसे लगता है ये कोई सपना है, इसलिए आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड अपने सैनिकों को उसे फिर से पकड़ने का आदेश देता है और वो लोग गुलिवर की पैंट में हुक लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं। जब गुलिवर की दोबारा आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक बड़ी सी गाड़ी से बंधा हुआ पाता है, जो लिलिपुट राज्य की तरफ जा रही होती है। छोटे छोटे नागरिक घरों से बाहर निकलकर जानवर को देखने आते हैं। गुलिवर को शाही महल में ले जाकर राजा थियोडोर के सामने पेश किया जाता है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी गुलिवर पर दया दिखाती है और पूछती है क्या बंधन जरूरी है। एडवर्ड कहता है कि गुलिवर उनके दुश्मन राज्य ब्लेफुशिया का जासूस है। गुलिवर आखिरकार बोलता है और पूछता है कि वह कहाँ है। राजा का सचिव जिंक्स बताता है कि वह लिलिपुट में है, दुनिया का सबसे महान देश। गुलिवर सोचता है कि यह कोई मजाक है और वहाँ किसी कैमरे वाले को ढूंढता है। आगे के दृश्य में गुलिवर को एक गुफा में कैद दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक और कैदी होरेशियो से होती है। होरेशियो को उम्र कैद की सजा दी गई थी क्योंकि वह प्रिंसेस मैरी से प्रेम करता था। फिर एडवर्ड वहाँ आता है और सुनता है कि दोनों उसे लंगड़ा कह रहे हैं। गुलिवर फौरन कहता है कि लंगड़ा मतलब बहादुर होता है। खुश होकर एडवर्ड दोनों को खेत में काम करवाने के लिए ले जाता है, गुलिवर की ताकत से खेत जुतवाने के लिए। तभी महल से 2 बार घंटी बजती है, जिसका मतलब होता है कि ब्लेफुशिया ने हमला कर दिया है। वे प्रिंसेस मैरी को किडनैप करने आए हैं और महल में आग भी लगा दी है। एडवर्ड सबसे कहता है कि कोई प्रिंसेस को बचाने न जाए, वो खुद जाएगा। लेकिन होरेशियो गुलिवर से मदद मांगता है। गुलिवर तुरंत ब्लेफुशिया के सैनिकों को हरा देता है और प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन राजा और सचिव आग में फंसे होते हैं। तब गुलिवर जल्दी से महल पर पेशाब करके आग बुझा देता है। सब लोग तालियां बजाते हैं और राजा उसे धन्यवाद देता है। राजा गुलिवर और होरेशियो को आजाद कर देता है और रात में जश्न की दावत रखता है। एडवर्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि किसी और को बहादुरी का श्रेय मिले। दावत में राजा पूछता है कि गुलिवर कहाँ से है। गुलिवर जवाब देता है मैनहट्टन। सब लोग मान लेते हैं कि वो वहाँ का राष्ट्रपति है।
गुलिवर पहली बार खुद को हीरो जैसा महसूस करता है और झूठ बोलता है कि उसका नाम प्रेसिडेंट द ऑसम है। अगले दिन लोग गुलिवर के लिए एक विशाल घर बनाते हैं जिसमें सारी सुविधाएं होती है जो न्यूयॉर्क में उसे कभी नहीं मिली। गुलिवर एक थिएटर भी बनवाता है और वहाँ टाइटैनिक फिल्म का नाटक दिखाता है, ये कहकर कि यह उसकी अपनी जिंदगी की कहानी है। लोग उसकी दुखद कहानी से बहुत प्रभावित होते हैं। एडवर्ड पूछता है कि वह डूबने के बाद कैसे बचा। गुलिवर झूठ बोलता है कि उसे लोग वापस जिंदा कर पाए। बाद में होरेशियो गुलिवर से प्रिंसेस मैरी को इम्प्रेस करने में मदद मांगता है और गुलिवर हाँ कह देता है। दोनों महल जाते हैं और होरेशियो राजकुमारी के पास जाता है। गलिवर छुपकर गाना किस की बोल बोलता है और होरेशियो से उन्हें दोहरवाता है। गाने के अंत तक राजकुमारी होरेशियो की तरफ आकर्षित होने लगती है, लेकिन तभी उसे एडवर्ड बुला लेता है जो उससे शादी करने आया है। एडवर्ड को राज्य का सबसे बहादुर योद्धा माना जाता है और उसी से उसकी शादी तय की गई है। राजकुमारी मैरी को एडवर्ड पसंद नहीं है, लेकिन वो उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही। कहीं और खोजी दल को एक बहता हुआ नाव मिलता है जिसमें कोक के डिब्बे हैं। गलिवर भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसका फोन अभी भी चल रहा है। उसे डार्सी के 12 वॉइस मैसेज मिले हैं। डार्सी को गुस्सा है क्योंकि उसे पता चला कि गलिवर ने अपने आर्टिकल में चोरी की थी। अब वो खुद बरमूडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने उसी रास्ते पर आ रही है जिससे गलिवर आया था। गलिवर अब न्यूयॉर्क लौटकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वो लिलिपुट में हमेशा के लिए रहने का फैसला करता है। एडवर्ड को गलिवर का ये फैसला पसंद नहीं आता और वो राजा से कहता है कि उसे गलिवर पर शक है, लेकिन राजा कहता है कि वो गलिवर पर भरोसा करता है। गलिवर को रहने की इजाजत मिलने पर राजा उसे नया जनरल बना देता है और एडवर्ड को डिप्टी जनरल बना देता है। जलन में एडवर्ड लिलिपुट की रक्षा प्रणाली बंद कर देता है, जिससे उनके दुश्मन बलेफुशिया को हमला करने का मौका मिल जाता है। बलेफुशिया के सैनिक और उनका राजा नावों से आकर लिलिपुट पर तोपों से हमला करते हैं। अब जनरल होने के नाते गलिवर की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें रोके। वो डरते हुए पानी में उतरता है और लहरें उछालता है, लेकिन तोपों के गोले उस पर असर नहीं करते क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है। आखिरकार गलिवर दुश्मनों को हरा देता है और लिलिपुट का हीरो बन जाता है। लोग उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। वे टाइम स्क्वायर का मॉडल बनाते हैं ताकि गलिवर को घर जैसा लगे। वे उसके जैसे कपड़े पहनने लगते हैं। सैनिक उसकी मालिश करते हैं और बाल काटते हैं। एक रात एडवर्ड राजकुमारी के कमरे में घुस आता है और कहता है कि उसे किसी भी वक्त आने का अधिकार है क्योंकि वो उसका प्रेमी है। राजकुमारी साफ कह देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती और अब उसे नहीं चाहती। गुस्से में एडवर्ड बलेफुशिया चला जाता है और वहाँ के राजा से मदद मांगता है। एडवर्ड के लोगों को गलिवर की नाव से रोबोट कैसे बनाएं वाली किताब मिलती है। बलेफुशिया का राजा उसकी मदद करता है और वे एक विशाल रोबोट बनाते हैं जिससे गलिवर को हराया जा सके। कुछ दिन बाद गलिवर टाइम स्क्वायर मॉडल पर होता है, तभी महल की घंटियां बजती हैं। आक्रमण का संकेत। गलिवर लड़ाई के लिए तैयार होता है, लेकिन तब सामने से एडवर्ड का विशाल रोबोट आ जाता है। एडवर्ड उसे मुकाबले के लिए ललकारता है। गलिवर को मजबूरी में लड़ना पड़ता है, लेकिन रोबोट बहुत ताकतवर होता है और गलिवर को हराकर शर्मिंदा कर देता है। गलिवर मानता है कि वो जो कहता रहा सब झूठ था, वो राष्ट्रपति नहीं है। राजा और राजकुमारी को गलिवर की सच्चाई जानकर बहुत धक्का लगता है। एडवर्ड उसे एक खतरनाक जगह भेज देता है जिसका नाम है वो द्वीप, जहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वहाँ गलिवर को एक विशाल बच्ची मिलती है जो उसे खिलौना समझकर अपने बारबी हाउस में रखती है और उसे लड़कियों जैसे कपड़े पहनाती है। उधर लिलिपुट में डार्सी का शरीर किनारे पर बहकर आता है। गलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है, इसलिए एडवर्ड उसे पहचान कर कैद कर लेता है। डार्सी को जेल में राजा थियोडोर और उसकी रानी मिलते हैं, जिन्हें गलिवर की हार के बाद कैद किया गया था। होरेशियो ये सब देखता है और गलिवर को वापस लाने के लिए खतरनाक द्वीप की ओर निकल पड़ता है। वो छोटा सा होरेशियो किसी तरह गलिवर तक पहुंचता है। बच्ची के डॉल हाउस में एक मरे हुए अमेरिकी पायलट का कंकाल भी होता है। गलिवर उसका पैराशूट लेकर उड़ जाता है और लिलिपुट लौट आता है। सबसे पहले वो डार्सी से मिलता है और बताता है कि उसे उससे प्यार है। डार्सी उसे माफ कर देती है और दोनों करीब आ जाते हैं। अब गलिवर एडवर्ड को फिर से मुकाबले के लिए ललकारता है, लेकिन अब वो बहादुरी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच में लिलिपुट की मदद करना चाहता है। अगली सुबह दोनों सामने होते हैं। गलिवर कहता है कि अगर वो जीता तो एडवर्ड को राजा थियोडोर को गद्दी लौटानी होगी और अगर हारा तो एडवर्ड पूरा राज्य खत्म कर देगा। मुकाबला शुरू होता है और एडवर्ड तुरंत गलिवर को पछाड़ देता है। तभी होरेशियो रोबोट में घुस जाता है और उसे अंदर से बंद कर देता है।
गलीवर फिर से लड़ता है और इस बार जीत जाता है। लोग खुशी से चिल्लाते हैं। डार्सी भी खुश होती है। होरेशियो की बहादुरी के चलते उसे राजकुमारी को प्रपोज करने की इजाजत मिलती है और वे पहली बार किस करते हैं। तभी पागल हो चुका एडवर्ड राजकुमारी को पकड़ लेता है, लेकिन राजकुमारी अब और नहीं सहती और उसे खुद ही पीट देती है। डार्सी पहली बार गलीवर को चूमती है। बलेफुशिया का राजा और थियोडोर फिर से युद्ध शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन गलीवर वॉर गाना गाकर दोनों देशों में शांति करा देता है। फिर वह और डार्सी मरम्मत की हुई नाव में न्यूयॉर्क लौट जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद गलीवर ने अपनी मेलरूम की नौकरी छोड़ दी है और अब एक ट्रैवल राइटर बन गया है। वह और डार्सी अब खुश है और एक साथ हैं। गलीवर ने एक नया ट्रैवल असाइनमेंट पूरा किया है और फिल्म खत्म होती है जब दोनों डार्सी के ऑफिस से हाथ में हाथ डालकर बाहर निकलते हैं।